Yes, students, good afternoon to you all. Better today I am going to tell you about the concept which one is coordination compounds. And in coordination compounds, I am going to tell you about the very most important theory, and which one is Werner's coordination theory. बेटे कंसेप्ट ये आता है कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का जनरेशन किसके लिए हुआ। एक्चुअली बेटा कि यहां पे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था टेसर्ट। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था टेसर्ट, और इन्होंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स दिया इन्होंने। दिस वन COCl3 6NH3, either we can say this one hexaamine cobalt थर्ड क्लोराइड। ध्यान से सुनेंगे बेटा, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम टेसर्ट था। टेसर्ट ने जो हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है इसकी डिस्कवरी की। द डिस्कवरी ऑफ द सच कंपाउंड और कंपाउंड ऑफ द कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो कंपाउंड था, कोबाल्ट के कंपाउंड की इन्होंने टेसर्ट ने डिस्कवरी की। बट टेसर्ट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। जो टेसर्ट था वो इसकी सारी प्रॉपर्टीज को क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट्स वाई 1892-93 में साइंटिस्ट आए और जिनका नाम था वर्नर, या इनको लिखा दिस वन एल्फ्रेड वर्नर। और ये जो एल्फ्रेड वर्नर थे, इन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार किए। क्या किया इन्होंने, हम बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक ये काम किया। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन्होंने तैयार किए उनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके अंदर उनकी आइसोमेरिक प्रॉपर्टीज क्या है। इन सभी को जो वर्नर थे इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया, बहुत क्लियरली इन्होंने क्या किया, इन कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन किया। दैट्स वाई इनको इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इनके जनरेशन के लिए, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर या आइसोमेरिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, फुल्ली एक्सप्लेन करने के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। केमिस्ट्री के अंदर इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है बेटा। अच्छा, वर्नर ने क्या किया, वर्नर ने यही जो कॉम्प्लेक्स था, कोबाल्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स था, इन्होंने क्या किया, इस कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स को कैसे करके तैयार किया। अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड को लिया, लाइक दिस वन COCl3, और इसकी रिएक्शन करवाई इन्होंने अमोनिया से। और अमोनिया से जब रिएक्शन करवाई तो इन्होंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार किया। और वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था वही अपने आप में क्या था, दिस वन हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इन्होंने यही कॉम्प्लेक्स इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन करवाई अमोनिया के साथ में। और अमोनिया के साथ में जब रिएक्शन करवाई तो इन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तैयार किया। और वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, दिस वन हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इन्होंने क्या किया कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे तैयार हो रहा है, इसको तैयार करने के जो तरीके थे, इन्होंने इसको बताया कि कैसे करके हम यहाँ से कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है।
इन्होंने क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनाई बेटा कि जैसे मान लो इन्होंने क्या किया, COCl3 को लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। यहाँ से इन्होंने जो कॉम्प्लेक्स बनाया दिस वन CONH3 6 हो गया और साथ में यहाँ ले लिया Cl3, एक ये बनाया, या COCl3 हो गया, यहाँ अमोनिया कितना लिया 5NH3 लिया, यहाँ से बनाया COCl हो गया, NH3 5 हो गया और इसके बाद बाहर लगा दिया 2 Cl, या COCl3 हो गया, 4NH3 को लिया, यहाँ से COCl2 NH3 4 आ गए, बाहर एक Cl आ गया, या और क्या चेंज किया, COCl3 हो गया, यहाँ 3NH3 को लिया और यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स बनाया दिस वन COCl3 और साथ में NH3, ऐसे करके इन्होंने क्या किया, ये कॉम्प्लेक्स लिया। इन्होंने जब ये कॉम्प्लेक्स तैयार किए तो इन कॉम्प्लेक्स को तैयार करने के बाद इन्होंने इनके अंदर इनकी जो प्रॉपर्टीज थी कि भाई कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है वो कितने आयंस देगा, इनके अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स बने इनको डिफाइन किया कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये कितने आयंस देंगे, व्हाट आर द नंबर ऑफ आयंस आर फाउंड बाय अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, कि कोई कॉम्प्लेक्स कितने आयन दे रहा होगा। इनके आयंस को तैयार करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जितने भी ये कॉम्प्लेक्सेस बने थे इनकी रिएक्शन करवाई सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा। इधर द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो किसके नाम से जानेगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानेगी। जैसे इन्होंने क्या किया कि ये कोबाल्ट वाला ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है पहले नंबर का कॉम्प्लेक्स, इसकी रिएक्शन करवाई, प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन करवाई एंड विद द हेल्प ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3 के यहाँ पे कितने मोल लिए, 3 मोल्स लिए। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का कितना मोल लिया, ओनली 1 मोल, 1 मोल कॉम्प्लेक्स लिया, 3 मोल्स AgNO3 को लिया। व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ से 3 मोल्स ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेशन होता है। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से Ag और यहाँ से Cl, ये दोनों के दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, यहाँ से AgCl बनाते हैं। बहुत क्लियर है बेटा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कैसे बनेगा, एक बनेगा CO हो गया और ये NH3 6 हो गया, यहाँ इसे ऐसे लिखेंगे +3 का चार्ज यहाँ आएगा और प्लस करके 3Cl नेगेटिव आयन आएगा, या इसे मैं और करके लिखूंगा तो यहाँ पे जो रेशो बनेगा आयन का इलेक्ट्रोलाइट का वो रेशो बनेगा दिस वन 1:3 में आएगा। क्या रेशो बना बेटा, यहाँ पे 1:3 का इन दोनों के बीच में जो रेशो बन रहा, मतलब एक जो पार्ट बना, इतना जो पार्ट बना, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इन्होंने इसको नाम भी दिया, दिस वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एंटिटी। और जो पार्ट ये बाहर वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वाला क्लोराइड आयन वाला जो पार्ट है, इसको काउंटर आयन नाम दिया। और ये फाइंड आउट किया कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं हैविंग टेंडेंसी टू शो कंडक्टिविटी, इनके अंदर कंडक्टेंस है और इनके अंदर टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स को फॉर्म करते हैं, हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म आयंस, ये अपने आप में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये आयंस को तैयार कर रहे हैं। और अगर पहले वाले कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में जो रेशो बना वो 1 कितने का आया, 3 का है। एक तो भाई इन्होंने ये बोल दिया कि इसके अंदर प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है, और प्रेसिपिटेशन अगर पॉसिबल है तो अगर 1 मोल इस कॉम्प्लेक्स का लिया, 3 मोल्स अगर AgNO3 के लिए दोनों की रिएक्शन करवाई तो AgCl के 3 मोल्स तैयार कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो क्लोराइड आयंस थे वो टोटल नंबर में 3 क्लोराइड आयंस क्या थे, इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी के बाहर थे, काउंटर आयन इसके अंदर 3 हैं। या सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स अगर देखें, अगर इसकी रिएक्शन अगर मान लो मैं AgNO3 के साथ में करवाता हूँ तो ध्यान देंगे यहाँ से 2 AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट, AgCl सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कैसा प्रेसिपिटेट बनाता है,
व्हाइट पीपीटीज बनती हैं। कैसे बनती हैं? दिस वन व्हाइट पीपीटीज। बहुत क्लियर है बेटा। अगर ये भी आयोनाइज होगा तो इसका जो रेशियो बनेगा वो 1 रेशियो कितना आएगा? 2। कॉम्प्लेक्स एंटिटी 1 में टूटेगी और जो Cl है वो 2Cl नेगेटिव आयन बनेगा। इसका मतलब इसके अंदर कंडक्टेंस भी है। ये कंडक्टिविटी को या मोलर कंडक्टेंस को शो करने की टेंडेंसी इसके अंदर है। या जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? AgNO3 के साथ में करवाते हैं तो यहाँ से AgCl का 1 मोल तैयार होता है और यहाँ जो रेशियो बनता है आयन का वो 1:1 का रेशियो बनता है। ठीक है बेटा। या 1:3 का बना या 1:2 का बना या 1:1 का बना। और अगर मान लो हम यहाँ पे AgNO3 की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं, नो प्रेसिपिटेशन, कोई भी पीपीटीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी काउंटर आयन नहीं है। ठीक है बेटा। ये कंडक्टिविटी ये अपने आप में कैसा हो गया? दिस वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये किसके जैसा काम कर रहा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम कर रहा है। कौन से वाला? दिस वन। बाकी ये तीनों के तीनों 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों अपने आप में किसके जैसा काम करेंगे बेटा? ये तीनों के तीनों अपने आप में इलेक्ट्रोलाइट के जैसा क्या करेंगे? काम करेंगे। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया? क्या बोला गया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी जनरेशन टेसर्ट ने स्टार्ट करवाई थी। कि टेसर्ट ने क्या किया कि जो हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड है इसकी डिस्कवरी की, लेकिन ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन कंपाउंड और द डिस्कवर्ड कंपाउंड। उसके अंदर या वो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो भाई उसी टाइम पे जो साइंटिस्ट आए 1892-93 में एल्फर्ड जो वार्नर थे उन्होंने क्या किया कि जितने भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उनका जो स्ट्रक्चर है या उनके अंदर जो आइसोमेरिक प्रॉपर्टीज़ बनती हैं उन सभी को क्या किया? उन्होंने एक्सप्लेन किया। बहुत सारे कंपाउंड्स उन्होंने तैयार भी किए। कोबाल्ट का कंपाउंड तैयार कर दिया या प्लेटिनम के कंपाउंड्स उन्होंने क्या किए? तैयार कर दिए। ठीक है बेटा। उन्होंने क्या बोला कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर टेंडेंसी है कि ये आयंस का फॉर्मेशन कर सकता है। ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव कर सकता है। ये जो अपने आप में एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट के जैसा भी बिहेव कर सकता है। और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करता है तो इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कैसे करके फॉर्म करते हैं, कितने आयंस इसके अंदर बनते हैं, उसके लिए इन्होंने एक रिएक्शन दी जिसे नाम दिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से ये कंफर्म किया कि भाई कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके कितने मोल ऑफ AgCl बना रहा है। जितने मोल बनाएंगे इसका मतलब उसके पास उतने क्लोराइड आयंस क्या हैं? काउंटर आयन के जैसा बिहेव करेंगे। तो ये रेशियो मैंने आपको दिखा दिया, ये ऐसे बना। लास्ट वाला जो इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया कि इसी फॉर्मूले से कि अगर मान लो मैं इसका एक फॉर्मूला ऐसे जनरली यहाँ लिख दूँ COCl3 और 6NH3, अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स ऐसे लिख दूँ यहाँ पे तो इससे इन्होंने जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस तैयार की, ये ऐसे करके कॉम्प्लेक्स तैयार की। इनमें से ये लास्ट नंबर वाला जो बना वो अपने आप में कैसा था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और जब इन्होंने इनके अंदर के जो मैग्नेटिक बिहेवियर या कंडक्टिविटी को या प्रेसिपिटेशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया तो उसके बाद इन्होंने अपने एक थ्योरी को प्रपोज किया। और जो थ्योरी इन्होंने प्रपोज की वो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के नाम से जानी गई। सो लेट अस मूव। हम चलते हैं कि हमारे पास वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या है। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या बोलती है, इसके ऊपर हम वर्क करते हैं। सो लेट अस मूव। इसके पोस्टुलेट्स क्या है? व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी? मैं लिखूंगा बेटा नाउ पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो है इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं? व्हाट आर द नंबर ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ द वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी? देखो इसे थोड़ा ध्यान से सुनो आप, क्या बोला जा रहा है। ये क्या बोलता है कि कोई भी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है या कोई भी जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें जो मेटल होता है वो मेटल 2 टाइप की वैलेंसीज को पजेस करता है। व्हाट आर द नंबर ऑफ वैलेंसीज?
देयर आर टोटल नंबर ऑफ 2 वैलेंसीज। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके अंदर जो मेटल आयन है, जो मेटल आयन है ये 2 टाइप की वैलेंसीज को क्या करता है, पजेस करता है। एक वैलेंसी को नाम दिया, एक को नाम दिया, यहां लिख दूंगा मैं वैलेंसीज। कितनी वैलेंसीज, 2 वैलेंसीज। पहले वाले को नाम दिया प्राइमरी वैलेंसी, क्या लिखा बेटा, प्राइमरी वैलेंसी। दूसरे वाले को नाम दिया दिस वन सेकेंडरी वैलेंसी। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप क्या बोला जा रहा है कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसके अंदर जो मेटल आयन है उसके अंदर 2 वैलेंसी है, एक प्राइमरी वैलेंसी है, दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है। कैसे होती है, आयनाइजेबल, वो आयंस फॉर्म कर सकती है। और सेकेंडरी वाली जो वैलेंसी है ये अपने आप में नॉन आयनाइजेबल होती है। कैसी होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वाली आयनाइजेबल और सेकेंडरी वाली कैसे बन गई, नॉन आयनाइजेबल। अच्छा, थोड़ा इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन करें अगर, तो मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से अगर चलें तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो बोलती है कि वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। कौन डिपेंड करती है बेटा, दिस वन प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत मजेदार कंसेप्ट बोला गया। क्या बोला जा रहा है कि जो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी है उसके पोस्टुलेट्स क्या है। उसके पोस्टुलेट्स बोलते हैं कि जो एवरी मेटल है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, पहले वाले को प्राइमरी, दूसरे वाले को सेकेंडरी। प्राइमरी आयनाइजेबल है जो ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करती है, सेकेंडरी जो है वो नॉन आयनाइजेबल है जो कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। बहुत क्लियर है बेटा। सेकेंड वाला दिस वन इज फर्स्ट पोस्टुलेट, ये पहले नंबर का पोस्टुलेट बना। सेकेंड नंबर का पोस्टुलेट क्या बोलता है कि एवरी मेटल एटम हैज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज। क्या लिखेंगे, एवरी मेटल एटम हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज इन, ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला गया कि एवरी मेटल एटम हैज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज इन देयर पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैंने लिखा कि हमारे पास कोबाल्ट +3 है, तो कोबाल्ट +3 के अंदर जो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी, ये 6 का बनता है। या मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेटिनम 4 लिख दिया बेटा मैंने, तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है ये 6 का बनता है। या मान लो आपने क्या किया, कॉपर +2 आयन लिया, यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर आप लिख रहे हैं ये कितने का लिख रहे हैं, 4 का लिख रहे हैं। इट मे बी पॉसिबल कि जैसे इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाए तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज हो सकता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो कोई भी मेटल एटम या आयन है उसके अंदर जो सेकेंडरी वैलेंसी बनेगी वो सेकेंडरी वैलेंसी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और सेकेंडरी वैलेंसी अभी आपको बता दिया किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत क्लियर है बेटा। नाउ द थर्ड वन, तीसरे नंबर के जो पोस्टुलेट है वो पोस्टुलेट क्या बोलता है कि जो मेटल है, द मेटल एटम टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज। एक मेटल की अगर मैं बात करूं तो यहां लिखूंगा कि द मेटल एटम टेंड्स टू सेटिस्फाई both its primary
as well as secondary वैलेंसी। ध्यान से सुनिए बेटा, क्या बोला गया कि द मेटल एटम टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज। कोई भी जो मेटल एटम है वो प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा भी और सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा भी क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। बहुत क्लियर है। जबकि प्राइमरी वैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी वैलेंसी जो सेटिस्फाइड होती हैं वो केवल और केवल नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाई होती हैं। क्या बोला गया, दैट इज करके अगर मैं लिखूं कि द प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ मेटल आर satisfied by only negatively charged ions, while the secondary valencies are satisfied by both negatively charged ions as well as neutral molecules। क्या बोला गया बेटा, या थोड़ा और मैं आगे लिखूं तो मैं बोल सकता हूं कि द नेगेटिवली charged ions will satisfy both primary as well as secondary वैलेंसी। ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो इसका थर्ड नंबर का पोस्टुलेट है वो थर्ड नंबर का पोस्टुलेट क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर का पोस्टुलेट बोल रहा है कि जो हमारे पास मेटल है, द मेटल एटम टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। ये प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है किसी मेटल के अंदर, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किससे सेटिस्फाई होती है, दिस वन ओनली बाई नेगेटिवली चार्ज आयंस। अभी मैं जब एग्जाम्पल बताऊंगा तब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिवली चार्ज आयंस से भी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा भी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेगेटिव आयन जो है, जो नेगेटिवली चार्ज आयन है वो प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर सकता है। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। चौथे नंबर का जो पोस्टुलेट बनता है, अगर चौथे नंबर के पोस्टुलेट की अगर मैं बात करूं तो ये डिपेंड करता है सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर, ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर कि भाई कोई भी जो मेटल है उस मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स है, और कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होने के कारण वो जो मेटल है वो उस सेकेंडरी वैलेंसी को इस तरीके से सेटिस्फाई करता है कि उनके पास एक स्पेशल अरेंजमेंट आ जाता है, उनके पास एक स्पेशल अरेंजमेंट आता है, एंड दे हैव टेंडेंसी टू शो द डेफिनेट ज्योमेट्री। वो मिलकर के एक डेफिनेट ज्योमेट्री को क्या करते हैं, शो करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कि जैसे मान लो सेकेंडरी वैलेंसी के कारण जो मेटल है उसने अपना एक ज्योमेट्रिक पैटर्न तैयार किया, एक ज्योमेट्री बनाई, एक शेप बनाई, जैसे हम बोलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई, या हमने बोला कि स्क्वायर प्लेनर हो गया, या टेट्राहेड्रल हो गया, या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। जितनी भी सारी ये ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा नहीं होगा, रेदर देन ये किसके द्वारा होगा, सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा। तो अगर मैं इसको लिखूं कि द सेकेंडरी वैलेंसीज आर द सेकेंडरी वैलेंसीज are always directed, are always
directed towards the fixed positions in space and this leads to definite geometry. ठीक है बेटा, कि जो सेकेंडरी बैलेंसी है, इसे सेकेंडरी बैलेंसी के कारण ही यहाँ पे जो मेटल है उस मेटल के अंदर उसकी जो ज्योमेट्री बनेगी, कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री बनेगी, वो सेकेंडरी बैलेंसी क्या करेगा, उसे सेटिस्फाई करेगा। कैसे करके, अगर मान लो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का आया, 6 का आया, तो यहाँ जो ज्योमेट्री बनेगी वो ज्योमेट्री कैसे बनेगी, दिस वन ऑक्टाहेड्रल, कि जैसे मान लो ये मेटल हो गया और उसके साथ में क्या बन गया, ऐसे करके हमने, ये लिगेंड है, ये लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ जो ज्योमेट्री ये दिखाएगा, ये ज्योमेट्री कैसे बनेगी, दिस वन ऑक्टाहेड्रल। और अगर मान लो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का आ गया, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 4 आया, तो ये अपने आप में टेट्राहेड्रल हो सकता है। ये मेटल हो गया, इसके साथ में ये लिगेंड्स हो गए, और ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस वन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये कौन बना रहा है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाए, 4 आ जाए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। या इसे हम बोलेंगे दिस वन स्क्वायर प्लेनर। ये ऐसे भी बन सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता है। अगर स्क्वायर प्लेनर बनेगा तो उस कंडीशन में ये मेटल हो गया, और इसे हम ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस वन लिगेंड। ये ऐसे करके डिपेंड कर रहा है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको लीड कर रही है, वो सेकेंडरी बैलेंसी को। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी बैलेंसी हमेशा क्या करती है, आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पोजीशन, उसकी पोजीशन से फिक्स है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर बना दिया, यहाँ टेट्राहेड्रल बना दिया, यहाँ ऑक्टाहेड्रल बना दिया, ठीक है, और जिसके कारण इनके पास क्या आ जाती है, डेफिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ बेटा कि जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको बहुत क्लियरली, जितने भी इसके पोस्टुलेट्स थे वो आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं कि हमारे पास कि ये जो इसके पोस्टुलेट्स थे, इनको बेस मान करके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, कैसे करके हम उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो बेटा हमारे पास पहला जो एग्जाम्पल बना, ये जो कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स हमने लिया था दिस वन COCl3 और साथ में हमने ले लिया NH3। ठीक है, 6NH3 हम लेते हैं इसे। यहाँ से मिलकर के अगर मान लो आप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स आप बना रहे हैं लाइक दिस वन CO, और यहाँ आपने लिख दिया NH3 हो गया, दिस वन 6 हो गया बेटा, यहाँ आपने ये Cl3 लिख दिया। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स का, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि स्ट्रक्चर, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन जो थ्योरी है या जो वर्नर्स थ्योरी है उसको बेस मान करके इसने जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किए, अगर हम डिफाइन करें तो उन्होंने कैसे करके इनको डिफाइन किया कि जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी को इन्होंने डिफाइन करवाया। तो हम इसे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वन, ऐसे करके आप इसे ड्रॉ कर दो। जो प्राइमरी बैलेंसी है वो आयनाइजेबल है, जो सेकेंडरी बैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल है। जो प्राइमरी बैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड कर रही है, और जो सेकेंडरी बैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। अब अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ड्रॉ करते हुए यहाँ जितने अंदर हैं, दिस वन जो अमोनिया है, जो NH3 है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर रहा है, मतलब ये सेकेंडरी बैलेंसी। और ये Cl यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस वन क्लोराइड आयन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, शो करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। और यहाँ पे इसकी जो प्राइमरी बैलेंसी बनी, इसे नाम दिया हमने दिस वन प्राइमरी बैलेंसी, जो बराबर 3 के बनी, और यहाँ लिखेंगे बेटा सेकेंडरी बैलेंसी, और जो बराबर कितने की बनी, 6 की बनी। ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, ये ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। अब ये जो CO है,
इस CO के साथ में आपने क्या किया, NH3 डार्क लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये NH3, ये NH3, ये NH3, जितने भी मैंने यहाँ पे डार्क लाइंस बनाई हैं, ये डार्क लाइंस जो होती हैं, ये लिख देते हैं, जो डार्क लाइंस हैं ये किसको डिनोट कर रही हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। और यहाँ मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो किसको डिनोट करेगी, प्राइमरी वैलेंसी को डिनोट करेगी। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी टोटल नंबर में जो डार्क लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं वो कितनी है, 6 है। मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी बनी वो कितने की बनी, 6 की बनी। और इसके साथ में क्या करते हैं हम कि जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको डिनोट करते हैं। तो अगर मान लो मैं यहाँ से डॉटेड लाइन करके यहाँ एक Cl, यानी कि कितने Cl हैं, 3 है। सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी कितने की है, 3 की है। एक क्या बना दिया, इन दोनों को छोड़ता हूँ और फिर यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ Cl, फिर इन दोनों को छोड़ता हूँ और यहाँ ऐसे बना दिया, लाइक दिस वन। चाहो तो मैं इसे ब्लैक कलर से दिखा सकता हूँ। ये ऐसे करके आपने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। दिस वन इज, ये अपने आप में क्या बना, डॉटेड लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो आपका प्राइमरी वैलेंसी, डार्क लाइंस जो है वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। और अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स जो है अगर ये टूटेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स अगर टूटेगा तो टूटने के बाद क्या बनाएगा, एक बनाएगा CO और NH3 6 हो गया और +3 का आयन हो गया और प्लस करके क्या बनाएगा, 3Cl नेगेटिव आयन। मतलब अगर AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवा देंगे, AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो 3AgCl बनेगा का, इसका क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, पिपेटीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं आप। तो ऐसे करके आपने इसका स्ट्रक्चर क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। नाउ दिस वन, ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल था। या दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, CO और NH3 5 हो गया और ये Cl हो गया और बाहर कितने Cl आ जाएंगे, दिस वन 2Cl2। अब ध्यान देंगे कि यहाँ कंसेप्ट क्या आता है कि यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि नेगेटिव आयन प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर सकता है और सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर सकता है। दैट्स वाई अगर मान लो आप यहाँ देखें तो इस कंडीशन में क्या होना है, या इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होना है कि एक जो Cl होगा, क्योंकि 5 तो यहाँ पे NH3 और एक Cl हो गया, तो ये Cl जो है, जो ये Cl मैंने अंदर लिखा है, ये प्राइमरी वैलेंसी का भी काम करेगा क्योंकि नेगेटिव आयन वाला है और सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम करेगा। दैट्स वाई अगर आप इसे ड्रॉ करते हैं तो CO ऐसे ड्रॉ कर दिया और ये बना दिया। यहाँ हमारे पास NH3 कितने हैं, 5 हैं, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया NH3, ये NH3 1 2 3 4 और ये बना दिया ये NH3 आ गया 5 और यहाँ लिख दो Cl। अब ये जो Cl है, ये Cl क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी 3 की है, तो प्राइमरी वैलेंसी अगर 3, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 आता है, इसलिए ये Cl जो है ये दोनों का काम करेगा। किन दोनों का काम करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी का काम तो कर दिया डार्क लाइन से, और प्राइमरी वैलेंसी को शो करने के लिए क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद कितने Cl और बच रहे हैं, बाहर 2 हैं, तो एक Cl यहाँ लगा दो आप, ये Cl आपने यहाँ लगा दिया और एक Cl यहाँ लगा दो, ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। अगर ये टूटेगा तो टूटने के बाद कितने Cl नेगेटिव आयन देगा, 2Cl नेगेटिव आयन देगा, जो अगर आप AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाओ, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, 2AgCl का फॉर्मेशन होगा, इसका क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा या पीपीटीज का फॉर्मेशन करेगा। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। या इसका थर्ड वाला पार्ट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक Cl और अंदर, NH3 को हमने हटा दिया, मतलब CO NH3 4 लिख दो, Cl2 लिख दो और बाहर एक Cl बनाएंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि लाइक दिस वन, ये CO हो गया, 4 NH3 आगे और ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। यहाँ Cl लिख दो, यहाँ Cl लिख दो, और यहाँ हमारे पास दिस वन NH3, दिस इज NH3, दिस इज NH3, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे ये जो Cl है अंदर, ये दोनों का काम कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों का काम कर रहे हैं। ऐसे करके बेटा हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ये हो गया। अभी क्या बच रही है, एक प्राइमरी वैलेंसी और बच रही है, तो वो प्राइमरी वैलेंसी को आप ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यस एंड नो। अगर ये आयोनाइज होगा, टूटेगा, तो कितना देगा, Cl, ओनली 1 Cl नेगेटिव आयन। और अगर मान लो इसकी रिएक्शन आप किससे करवा दो, AgNO3 से करवा दो, तो केवल क्या बनेगा,
AgCl, एक ही AgCl का 1 मोल ऑफ AgCl बनेगा, इसका पीपीटीज आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है बेटा, yes and no। या चौथे नंबर की जो पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि अगर मान लो हमारे पास CONH3, अब 4 के बजाय ये 3 और ये Cl अंदर ले आओ तो Cl3 ऐसे करके बन जाएगा। अब अगर मान लो आप इसको ड्रॉ करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने। ध्यान देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ज्योमेट्री इन एवरी एंड ईच केस वो कैसे बनेगी, ऑक्टेट्रल की बनेगी। तो अगर मान लो आप यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये NH3 आ गया, NH3 के बाद एक Cl के लिए जगह छोड़ दो, फिर NH3 फिर Cl ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। यहाँ क्या आ जाएगा, दिस वन Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl। अब जो ये Cl यहाँ अंदर आए बेटा, ये दोनों का काम करेंगे, ये प्राइमरी वैलेंसी का भी काम करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम करेंगे। अगर ये सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों का काम कर रहे हैं तो डार्क लाइन और डॉटेड लाइन दोनों से इसे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और अगर आप इसको क्या करते हैं, आयोनाइज करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे नो आयंस। कोई भी आयंस क्या नहीं करेगा, ये फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये अपने आप में कैसा है, दिस वन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। कैसा, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये बाहर कोई भी आयंस को क्या नहीं करेगा, फॉर्म नहीं करेगा। आशा करता हूँ आपको ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास जो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी है उसके जो पोस्टुलेट्स हैं, क्या क्या इसने यहाँ पे क्या क्या कंपाउंड बनाए और जो कंपाउंड्स बने हैं उनके स्ट्रक्चर को कैसे करके ड्रॉ किया। मेन चीज़ ये समझने वाली है कि भाई जो प्राइमरी वैलेंसी है वो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइजेबल है और वो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है और जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सेकेंडरी वैलेंसी है उसको डार्क लाइन से आपने ड्रॉ कर दिया और जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं, ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी है उनको आपने डॉटेड लाइन से क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। कोई भी जो मेटल है उसकी जो किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है उसमें उसके पास जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो सेकेंडरी वैलेंसी क्या रहेगी, या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है बेटा, इसके अलावा जो वर्नर्स थे इन्होंने जैसे मान लो प्लेटिनम है तो प्लेटिनम का कंपाउंड प्लेटिनम 4 जो है उसका कंपाउंड भी बनाया। जैसे मान लो PtCl4 हो गया और इसकी रिएक्शन इन्होंने किससे करवाई, अमोनिया से करवाई। तो अमोनिया से करवाने के बाद डिफरेंट इन्होंने क्या किए, कॉम्प्लेक्सेस तैयार किए। उनकी पॉसिबिलिटी क्या क्या बनी वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर यहाँ रिएक्शन करवाएं तो जैसे मान लो इन्होंने बना दिया NH3 को ले आएंगे अंदर, यहाँ बेटा NH3 लेते हैं, NH3 को लेते हैं यहाँ पे लाइक दिस वन, 6 NH3 को यहाँ ले लिया, ऐसे बना दिया और यहाँ से Cl क्या बना दिया, 4 बना दिया। या तो ये कंपाउंड बना दिया या दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या किया कि ये Pt हो गया और ये NH3 5 हो गया, एक Cl को अंदर ले आए और यहाँ से ड्रॉ कर दिया, यहाँ Cl3। या तीसरा इसकी पॉसिबिलिटी और क्या बन सकती है, Pt हो गया, NH3 4 हो गया, Cl2 हो गया और यहाँ बाहर भी Cl2। या फोर्थ नंबर क्या बना, Pt हो गया, NH3 होल थ्राइस कर दो, Cl3 कर दो, यहाँ बाहर Cl। या फिफ्थ नंबर क्या बना, दिस वन प्लेटिनम, NH3 ये 4 कर दो और Cl को अगर अंदर ले आए आप यहाँ से तो Cl4, सॉरी इसको 2 करना पड़ेगा, ये 2 कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे दिस वन Cl4, ऐसे करके आपने क्या कर दिया, इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये वाली जो कंडीशन है इसके अंदर जो आयंस का रेशो बनेगा, आप यहाँ से ध्यान दो, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी अगर बात करें, यहाँ अगर आप देखो तो ये 1 बनेगा, 1:4 का बनेगा। यहाँ कितना बनेगा, 1:3 बनेगा। यहाँ कितना बनेगा, 1:2 बनेगा। यहाँ कितना बनेगा, 1:1 बनेगा। और यहाँ पे नो आयंस। क्यों नहीं बनेंगे आयंस, क्योंकि ये लास्ट वाला क्या होगा, दिस वन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या है ये, अपने आप में नॉन इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ बेटा आज जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, या आज जो मैंने आपको वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बताई है, वो बहुत क्लियरली आपको समझ में आई होगी।
ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में पढ़ते रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे बेटा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।